तो आज अपन चालू करने वाले हैं हाइपरटेंशन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अपन पढ़ेंगे कुल मिला के, है ना। अपना टॉपिक क्या रहेगा? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जैसे नाम से स्पष्ट है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है ना। तो आजकल हाइपरटेंशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे डायबिटीज की अपन बात करते हैं, वैसे हाइपरटेंशन भी होता है, ठीक है ना। तो उच्च रक्तचाप के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि आज अपन टॉपिक चूज करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ने के पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि हाइपरटेंशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। मोटा मोटा आइडिया तो सबको होगा, ठीक है। तो नॉर्मल है, जो बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, सभी लोगों को पता है ना। कितना होता है? 120/80। इसको मैप बोलते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एवरेज जितनी भी पॉपुलेशन दुनिया की है, मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली, मान के चलो कि 800 करोड़ की अगर आबादी है पूरी दुनिया में, तो उन सबका औसतन जो ब्लड प्रेशर है हेल्दी व्यक्ति में, वो माना गया कि इतना होना चाहिए। कितना? 120/80 mm of Hg, ठीक है। अब ऊपर वाला वैल्यू आप सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर है। और नीचे वाला क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर है। और नीचे वाला क्या बोलते हैं इसको? नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब हार्ट के बारे में अगर हम इन ब्रीफ बात करें तो लगभग 250 जो ग्राम्स का हार्ट होता है, थोड़ा बहुत साइज वेरी करेगा मेल फीमेल में। और ये पूरे शरीर का जो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन है, ये मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना। तो हार्ट साइकिल भी आपने फिजियोलॉजी में शायद पढ़ा होगा कि 0.8 सेकेंड में अपना पूरा एक साइकिल पूरा कर लेता है, सिस्टोल और डायस्टोल का, ठीक है ना। तो वही बात है, सिस्टोल का मतलब जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस समय जो प्रेशर जनरेट होगा अपन आगे समझेंगे डिटेल में, है ना, टेंशन मत लो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो कम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एओर्टिक वॉल्व खुल जाते हैं और ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा। और उस समय जो ब्लड के द्वारा आर्टरीज के वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जैसे ही डायस्टोल आएगा, संकुचित होगा, तो उस समय जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। मोटा मोटा ये समझ चलो, इसके अंदर भी बहुत सी चीजें आती है। तो आजकल क्या हो रहा है आप देखिए, तो हाइपरटेंशन की केसेस एबनॉर्मली बहुत बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कॉज है, एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है, लाइफस्टाइल, है ना। आजकल की लाइफस्टाइल देखो, कितनी भाग दौड़ वाली, स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल है, ठीक है। हमारा जो खान पान है, बहुत सारी चीजें हम नेचुरल तरीके से हम कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, लोग बात करते रहते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर लिपिड मैनेजमेंट हो गया, ये बहुत से कॉजेज हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हाइपरटेंशन बेसिकली दो तरीके का होता है, जैसे इसमें आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, है ना। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि हाइपरटेंशन का पेशेंट चेहरा देख के आप उसको नहीं कह सकते हो कि इसको हाइपरटेंशन है, ठीक है ना। बेसिकली हाइपरटेंशन डिसीज एक तरीके का जो है ना, बोलना चाहिए कि एक आइसबर्ग फिनोमेना होता है, टिप ऑफ आइसबर्ग, ठीक है। पेशेंट जैसे हम ही लोग रहते हैं, तो हॉस्पिटल में आया, पेशेंट को पूछो कि भाई साहब कोई कोई दिक्कत थी? कुछ नहीं था, अपन स्वस्थ हैं। अब जो कभी आप उसका बीपी मेजरमेंट करते हो, तो फिर अचानक ज्यादा निकलता है उसका, ठीक है ना। तो ऐसे पकड़ में आते हैं। तो
देखो हाइपरटेंशन एक संतुलित उसमें होना जरूरी है, मतलब ब्लड प्रेशर संतुलित होना जरूरी है। अगर ज्यादा होगा तो इसके बहुत सारे मतलब हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इससे खास करके आप लोगों ने सुना होगा एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है ना। जैसे आपकी रेटिना हो गया, लंग हो गए, है ना। जैसे आपकी किडनी हो गया, खासकर रेटिना किडनी, ये जो ऑर्गन है, ब्रेन हो गया, स्ट्रोक मार देता है, लकवा हो जाता है लोगों को, है ना। तो इसलिए एक निश्चित प्रेशर मेंटेन करके रखना जरूरी होता है, अदरवाइज इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मोटा मोटा ये तो अपन ये देखते हैं कि दो प्रकार का जो हाइपरटेंशन आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा, सबने पढ़ा होगा, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है और एक क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है ना। प्राइमरी हाइपरटेंशन को एक और नाम देते हैं लोग, क्या नाम देते हैं बताइए जल्दी से। इसको एक और नाम दिया जाता है, लिख लीजिए साइड में ऐसे, इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन ठीक है ना, इसेंशियल हाइपरटेंशन। और दूसरा हो गया तुम्हारा सेकेंडरी अब ये इसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में खास बात बताएं कि 90%, 85 to 90, कहीं कहीं आपको डेटा में मिलेगा 90 to 95%। तो ये मान के चलिए कि मोटा मोटा अगर हम एवरेज माने तो 90% केसेस जो होते हैं अपने को जो मिलते हैं वो इसेंशियल हाइपरटेंशन की कैटेगरी के होते हैं, और रिमेनिंग 10% जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह से होता है ना। तो इसेंशियल को ध्यान में रखिएगा, इसेंशियल हाइपरटेंशन वो होता है जिसका कोई क्लियर कट कॉज हमें नहीं पता होता है। क्या, इसका कॉज हमें नहीं पता होता है ना, नीचे लिख सकते हैं नो कॉज ठीक है ना, नो क्लियर कॉज। और दूसरा चीज आता है, इसका संबंध पेशेंट की जेनेटिक प्रोफाइल, एज और लाइफस्टाइल से होता है, लिख लीजिए, रिलेटेड विथ एज, जेनेटिक प्रोफाइल एंड लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल यही है कि प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, लिपिड रिच वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा सेवन कर रहा है ना। तो ये सब चीजें उसके लाइफस्टाइल में आ जाएगा। जेनेटिक प्रोफाइल है, किसी का जीन ही ऐसा है, क्या कर लोगे तुम, है ना, जो कि हाइपरटेंशन को प्रमोट करता है। और एज, जनरली आप देखोगे 40 के ऊपर आपको जो हाइपरटेंशन के केसेस आपको जनरली सामान्य, आजकल तो पहले भी देखने को मिल जाते हैं, बट अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो 40-45 के बाद ही आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन, जैसे हमने बात किया कि 90% केसेस आर रिलेटेड विद इसेंशियल हाइपरटेंशन, देर इज नो क्लियर कॉज, और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में उसका एज होता है, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो तुम्हारी जो आर्टरीज होती है ना, अपन आगे देखेंगे, आर्टरीज की जो वॉल होती है, मसल्स होती है ना, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो हार्ड होने लगती है, और इस हार्डनेस की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा और बीपी बढ़ेगा, ठीक है ना। और भी बहुत से परिवर्तन होते हैं उम्र के साथ, मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को बता रहा हूँ। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट, मतलब अपने को हाइपरटेंशन था नहीं, मान लो ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो गई, और इसके लिए खास करके आप याद रखिए किडनी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीकेडी टाइप की किसी की बीमारी हो जाए, है ना, किडनी वाला किसी को पैथोलॉजी डेवलप हो रहा है, तो आप लोगों ने एक RAAS करके, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम पढ़ा होगा, वो स्विच हो जाता है, अपन आगे पढ़ेंगे कैसे बीपी बढ़ता है उसमें, और उसमें फिर बीपी हो जाता है। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी के बारे में भी थोड़ा सा नोट नोट कर लीजिए, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स, है ना।
प्राइमरी अपन ने देखा दो तीन चीजें है ना, देयर इज नो क्लियर कॉज, और ये बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है। सेकेंडरी के बारे में लिख सकते हैं, इट इज कॉज्ड बाय अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज लाइक किडनी डिसीज और हार्मोनल इम्बैलेंस, कॉज्ड बाय अंडरलाइंग health issues like किडनी डिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, या उसको किडनी डिसीज है या उसके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। कौन से हार्मोन अपन देखेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ठीक है ना। और ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, इसकी बिगिनिंग जो है ना, अगर आप पेशेंट देखोगे, इट स्टार्ट वेरी यंग एज, ठीक है ना। लिख सकते हैं स्टार्ट एट वेरी यंग और एज और लेट एज, दोनों हो सकता है। स्टार्ट एट वेरी यंग एज, कम उम्र में है ना, और लेट एज हो गया, ठीक है ना। सबने लिख लिया। अक्सर आपको इसमें किडनी का जो है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, किडनी रिलेटेड डिसीज होगी, ठीक है ना। और अगर किसी को सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो रहा है तो इसके लिए मेडिसिन भी मल्टीपल तरीके से अपन यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एक तो पहले जो डिसीज वो तो रहेगी ही, और आपको बीपी भी मैनेज करना है, ठीक है। लेकिन अगर जिस कॉज से बीपी हुआ है, अगर वो कॉज ठीक हो जाए, मान लो किडनी डिसीज ठीक हो गई, तो बीपी अपने आप सबसाइड हो जाएगा, बीपी अपने आप जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये खास बात है इसकी, ठीक है ना। तो ये अभी अपन ने देखा कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन क्या है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, व्हेन ब्लड pushes into aortic aorta, then the pressure generated at the wall of aorta by the blood is called as systolic blood pressure. And during relaxation of heart, especially left ventricle, the pressure created over the wall is called as diastolic. सिंपल अगर भाषा में अपन बात करें तो, है ना। बाकी अपन आगे पढ़ेंगे कि उसमें क्या कैसा होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा अपने को समझ में आ गया कि हाइपरटेंशन क्या है, और मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है, और हाइपरटेंशन की जो परिभाषा आती है। देखो समय समय में बहुत सारी चीजें आई, कहीं पर ग्रेडिंग होता है कि भैया ये मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हाइपरटेंशन के जो बनते हैं, कई तरीके के होता है। बट एक मोटी मोटी समझ ये मान के चलो कि अगर किसी का बीपी मोर देन 140/90 है, then subject is known as hypertension, more than 140/90, irrespective of age, caste, creed, religion, whatever you know, हाँ। तो ध्यान रखिएगा कि अगर 140/90 है, if blood pressure is more than or equal to 1, इक्वल टू अपन नहीं कर सकते, बट 140/90 mm of Hg, इसको क्या बोला जाएगा, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा, ठीक है ना। देखो क्या होता है, हाइपरटेंशन के जो क्लिनिकल जो अपन लक्षण देखते हैं, पेशेंट बोलेगा कि साहब मेरा सर दुख रहा है, वीकनेस आ रही है, चक्कर आ रहा है, इस टाइप के फिर बताता है। कुछ कुछ पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे, बट कुछ पेशेंट
ऐसे भी होते हैं उनमें साइलेंट हाइपरटेंशन टाइप का, तो पता ही नहीं चलता। समझ रहे हो ना? उनको बिल्कुल, कई बार पेशेंट हमको ऐसा हुआ कि पेशेंट बड़ा नॉर्मल था, हमने चेक करा तो भैया उसका बीपी था 210/140। तो पेशेंट तो नॉर्मल था, हमारी बीपी बढ़ गया, भाई जिंदा कैसे है, अभी तक सही साथ चल रहा है। और पेशेंट का भी कोई दवाई ववाई नहीं लिया, ठीक है ना, लक्षण नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे पेशेंट बड़ी दिक्कत होती है कि जिनका सिम्टम ही अपने को नहीं दिखते हैं, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? अब अनफॉर्चुनेट था कि वो पेशेंट, जब मैंने उसको खुद मैंने बताया कि भैया किसी तुम कंसल्ट कर लो, और बहुत बड़ा हुआ है, तो ये मान के चलो कि उसको फिर किडनी वाली समस्या निकल आई, और किडनी फेलियर हो गया, और फिर चला भी गया। ठीक है ना, क्योंकि उसका बहुत पुराना केस था, और इसमें एंड ऑर्गन डैमेज 100% होगा ही अगर कंट्रोल नहीं किया। ठीक है ना, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के हिसाब से भी जरूरी है, नॉलेज के हिसाब से भी हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ हाइपरटेंशन के बारे में बड़ा ब्रीफ में चीजें यहाँ पर हम बता रहे हैं। हाइपरटेंशन पैथोलॉजी एंड मैकेनिज्म, देखो अपन हाइपरटेंशन के फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना, तो हाइपरटेंशन क्यों होता है, और जब हमको पता चल जाएगा हाइपरटेंशन कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है उसका, है ना, तो फिर अपन मेडिसिन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको डिसीज ही नहीं पता होगी तो फिर मेडिसिन का क्या यूज करोगे फिर आप, है कि नहीं? तो हाइपरटेंशन में आप देख रहे हो, यहाँ पर बीच में एक आर्टरी दिख रही होगी, ब्लड प्रेशर, यहाँ पर एक बीच में बना होगा ना, ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन। तो यहाँ आपको दिख रही है आर्टरी, और ये हार्ट बना हुआ है और आर्टरी की बात हो रही है। उसका क्रॉस सेक्शन आप देखिए, यहाँ पर कुछ डिपॉजिट्स हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस टाइप का कुछ डेवलप हो रहा है, यहाँ दिख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, है ना। तो अब कोई मान के चलो, कोई मान के चलो नली है, अब आर्टरी वेन कैसे होते हैं, एक नली के फॉर्म में हो, ट्यूब के लाइक, अगर उसमें स्मूथली जो है ब्लड फ्लो होता रहेगा, दिक्कत नहीं होगी, उसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। अब मान के चलो कि उसका जो डायमीटर है वही नैरो हो जाए, कभी कोई ऐसा डिपॉजिट्स हो जाए, तो भैया धक्का तो हार्ट मार रहा है, प्रेशर उधर इतना जनरेट कर रहा है, लेकिन जब आपका ब्लॉकेज होगा तो और भी ज्यादा प्रेशर वहां बढ़ जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर बीपी इक्वल टू सीओ इंटू पीवीआर करके, पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं, या टीपीआर करें, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी अपन इसको बोल सकते हैं। पढ़ेंगे आगे अपन टीपीआर के बारे में। टीपीआर का क्या मतलब होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब इसमें देख लीजिए कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पर पहले देखते हैं, वास्कुलर रिमॉडलिंग करके लिखा हुआ होगा आपको, है ना। नॉर्मल आर्टरी देखिए ऐसी होती है कुछ, है ना, ट्यूनिका एंटिमा, और पूरी लेयर बीच में मस्कुलर लेयर होती है। और आगे चल के इसमें देखिए विशियस साइकिल, स्टिफनेस एंड हायर ब्लड प्रेशर। अब ये बीच में क्या हो रहा है, आप देखिए स्मूथ मसल स्टिफनेस डेवलप हो रही है। देख रहे हैं ना, ये जो ये वाला जो मसल वाला तो डायग्राम इसमें भी दिख रहा होगा ना, लाइट कलर का। अब वो मस्कुलेचर बढ़ गया है ना, स्टिफनेस वहां पर बढ़ गया है, समझ रहे हो, तनाव बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी बीपी होगा, मतलब हाइपरटेंशन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, और इधर वाले में चीज में देखिए आप क्या हो रहा है, क्योंकि मल्टीफैक्टोरियल है ब्लड प्रेशर, मल्टीफैक्टोरियल है, इसमें ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, अदर ऑर्गन्स किडनी वगैरह का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। समझ रहे हो ना? तो इधर क्या आप देख रहे हो, ये है आपका नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सप्लाई किसको होती है? डायरेक्ट हार्ट को होती है। वेगस नर्व वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो मान के चलिए, होता है ना कि कभी तुम जा रहे हो शाम को, अचानक से भगवान वासुकी प्रकट हो जाए, तो देख के अच्छा लगेगा क्या? घबराहट हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना? क्योंकि इस समय क्या होता है ना, वो फ्लाइट फ्राइट वाला हार्मोन स्टिमुलेट हो जाता है कि अब निकलना है, नहीं तो 8-10 ही लेगा सब। हाँ, एपिनेफ्रिन। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ने का मतलब जैसे अपन नॉर्मल कितने होता है हार्ट रेट? हार्ट रेट 72, लगभग 5 लीटर के अप्रोक्सीमेटली अगर मान के चलिए वो पंप करता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आता है उतना। अब मान के चलो डबल हो जाए, सपोज 140 हो जाए, तो भैया कार्डियक आउटपुट तो बढ़ेगा ना। कार्डियक आउटपुट बढ़ने का क्या मतलब होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपरटेंशन। जितना ज्यादा खून का प्रेशर बढ़ेगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? तो नॉर्मल कंडीशन में अपन चंपत नहीं होते प्रेशर बढ़ता है वहां पे, है ना? तो वही है, पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं, है ना? कि जो पेरिफेरल, जो हमारे हाथ पांव वगैरह की जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, उनकी वजह से भी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। हम एक इसका समझाएंगे तुम लोगों को डायग्राम बना के, है ना? बट इसको भाई मोटा मोटा देख लो, है ना? तो इसमें क्या होता है, डिटेल रिसेप्टर जो होते हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर, अपन इस रिसेप्टर का बहुत बड़ा रोल है। अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ेंगे ना, तो अपने को ये पता जब हो जाएगा कि कहाँ पर अल्फा 1 पाया जाता है, कहाँ बी अल्फा 2 पाया जाता है, कहाँ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 पाए जाते हैं। ठीक है ना? और उसके हिसाब से दवाई जुड़ती है, उसके हिसाब से काम होता है। ठीक है ना? फिर इसके बाद ये सब हो गया, और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एंड ऑर्गन डैमेज करके, यहाँ दिख रहा है ना कि अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। अच्छा, ये इधर एक और है, किडनी वाला भी तुमको दिख रहा है, ये किडनी दिख रहे हो ना, रास वाला आ गया ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रोन सिस्टम। जैसे ही किडनी की कोई पैथोलॉजी होगी ना, ये स्विच हो जाएगा, स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होने का मतलब उसका बीपी बढ़ना ही बढ़ना है फिर। ठीक है ना? तो इसमें किडनी क्या है, रेनिन रिलीज करेगा जो एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। और ये बेचारा एंजियोटेंसिन 2 देखो क्या काम करता है, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर करेगा। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया। फिर एल्डोस्टेरोन को रिलीज को भी बढ़ा देगा, और वासोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज करता है, अपन ने देख लिया। ठीक है ना? तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं हाइपरटेंशन के लिए। अब कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी दवाई, फिर उसके हिसाब से अपन चयन करेंगे कौन सी दवाई हमको यूज करना है। अब यहाँ पर जो अपन बात कर रहे थे कि वाई द हाइपरटेंशन इज सो लीथल, आप देख रहे हो टारगेट ऑर्गन डैमेज, जिसको बोलते हैं एंड ऑर्गन डैमेज। जैसे डायबिटीज भी इटसेल्फ बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया गया तो वो भी एंड ऑर्गन डैमेज मारेगा। एंड इट एक्चुअली बिहेव्स लाइक अ ऑक्टोपस। हम लोग समझाते हैं कि उसके 8 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियोमायोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, सब पैथी इसमें मतलब आ जाती है, समझ के चलो, है ना? इसलिए वो घातक है और बहुत खतरनाक है। एंड एक्चुअली डायबिटीज किल्स द सब्जेक्ट इंच बाय इंच। कोई बॉडी का ऐसा ऑर्गन नहीं है जो डायबिटीज की मार से बचे, एक बार ध्यान में रख लेना। सब कुछ, आंख, नाक, कान, बाल, हड्डी, इवन हम जब खड़े होते हैं वो पूरा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, समझ रहे हो? छाले पड़ जाते हैं पाँव में, गैंग्रीन डेवलप हो जाता है, बहुत सारा चीज होता है। तो इसलिए लीथल है। तो इसमें देखिए हार्ट का तो है ही मामला, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब देखो, एक सिद्धांत है स्टर्लिंग का कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ज्यादा ब्लड होगा, उतना ज्यादा वो वाइगरसली क्या करेगा, पुश करेगा उसको, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उतना ज्यादा बीपी बढ़ेगा। पहले तो मजा आता है हार्ट को पंप करने में,
फिर होता क्या है कि धीरे धीरे क्या होगा कि उसका जो मस्कुलेचर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे मोटा थिक होता है, समझ रहे हो ना। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब उसकी बढ़ती जाती है तो वो उसमें क्या है, उसका साइज बढ़ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि मिगैली हो, कार्डियो मिगैली हो, समझ रहे हो, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो। और फिर धीरे धीरे करके उसका जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती जाएगी काम करने। तो ये याद रखिएगा, इसमें लिखा है LVH, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। और हार्ट फेलियर अंतिम परिणाम है, ये सब कुछ जब नहीं रुका तो हार्ट फेलियर होना है। ठीक है ना। किडनी में देख लीजिए, ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस हो सकता है, हार्डनिंग स्क्लेरोसिस कहीं टर्म आ जाए तो हार्ड हो रही वो चीज, है ना। क्रोनिक किडनी डिसीज बिल्कुल आपको CKD के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। आई में आपको रेटिनोपैथी मिलेगा, है ना। डायबिटीज वाला रेटिनोपैथी अलग होता है और इसका रेटिनोपैथी अलग होता है। उसकी पैथोलॉजी, उसमें कॉटन बूल लाइक अपीयरेंस, जब उसको आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हो, हिस्टोलॉजिकल जब उसमें देखते हो तो थोड़ा अलग होता है। लेकिन अंत में होगा तो यही है कि रेटिना डैमेज हो जाएगी, सूरदास हो जाएंगे, देखना बंद हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा पेशेंट, है ना। तो ये हो गया। और ब्रेन में तो जानते हो, स्ट्रोक, स्ट्रोक बहुत केसेस आजकल आते हैं स्ट्रोक। ठीक है ना। तो इस्चीमिक या हेमरेजिक दो तरीके के हो सकता है स्ट्रोक इसमें। और इसमें क्या है, वास्कुलर डिमेंशिया भी, या ग्लोबल डिमेंशिया जिसको कह सकते हैं, वो भी इसमें डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ आपके मतलब इसमें ये पता चल रहा है कि जो एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, किडनी भी एंड ऑर्गन है, आंखें भी एंड ऑर्गन, मतलब जहाँ लास्ट ब्लड सप्लाई जा रही है, समझ रहे हो, ब्रेन में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, आंखों में जा रहा है, इस टाइप का। ठीक है ना। तो वो ऑर्गन चूंकि सबसे लास्ट टर्मिनल हो तो उनमें ज्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक। तो ये हो गया। ठीक है ना। अपन थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड ऑन करते हैं तुम लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से। व्हाइट बोर्ड बोलते हैं, सो ब्लैक बोर्ड नहीं बोलते हैं ना, व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ अभी तक अपन ने समझा कि हाइपरटेंशन है क्या, क्या बला होती है हाइपरटेंशन। ठीक है ना। तो हाइपरटेंशन, देखो अमेरिका जैसा देश, जो मैं एक तुमको डेटा बताऊं, भारत तो अपन बहुत पीछे अपन होते हैं, कि मान लीजिए वहां पर अगर 100 पेशेंट डायग्नोज होते हैं हाइपरटेंशन के, तो उसमें महज 50% ही पेशेंट जो होते हैं कि वो रेगुलर मेडिसिन वगैरह लेंगे। और उन 50% में ये मान के चलिए कि 10% ही पेशेंट ऐसे होंगे कि उनका BP कंट्रोल में रहेगा। बाकी तो कुछ आज लिए कल नहीं लिए वाले जो चलते रहते हैं। वो अमेरिका के समाज की बात अपन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल अपन जो लिटरेचर आता है वो वहीं के लिखे हुए महान पुरुषों का आता है। अपने इंडिया में क्या हाल चाल होगा है, समझ सकते हो, बहुत बुरा हालत, है ना। हालांकि धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों में आ रही है, लेकिन अभी भी अपन बहुत पीछे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब मामलों में अपन बहुत पीछे है। ठीक है ना। तो पहला एक पॉइंट अपन देख लेते हैं हार्ट हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में। लिखिए, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट की अपन बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आप डालिए, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड। किन किन तरीकों से हम बिना दवाई इस्तेमाल किए BP को अपन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए लिखा गया कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड। तो पहली बात तो ये है, सबको पता भी है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता है, बहुत से लोग जानते भी हैं। पहला चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है ना, और जो मान्यता है कि 20 से 30 मिनट, ठीक है ना, 3 डे इन अ वीक,
20 to 30 मिनट 3 डे इन अ वीक जो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि तुम रास्ते में घूम ले तो एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज मतलब प्रॉपर वाली एक्सरसाइज, है ना। तो अगर 20 to 30 मिनट 3 डे इन अ वीक एक्सरसाइज कोई व्यक्ति कर रहा है तो काफी हद तक हाइपरटेंशन से बचाव हो सकता है, या अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर बीपी कम है, अब किसी को बड़ा तुम बोलो एक्सरसाइज कर लो तो हालत खराब हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होगा। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। दूसरा क्या है? सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। कितना नमक खाना चाहिए? ऐसा करे क्या बता रहे हैं? हाँ अभी देखो, पहले के कुछ बुक्स में आप देखोगे तो 10 10 नहीं चल रहा, अच्छा 5, है ना। सॉल्ट आप जितना कम लोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए डाइट में, आपको स्पाइसी और सॉल्ट वाली चीजें मिनिमाइज करना है। तीसरा है कि अगर वेट गेन है, पेशेंट का वेट बड़ा है, तो वेट लॉस उसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। वेट लॉस अपन पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 1 किलो बढ़ता है तो उसके लिए हार्ट को कितना मेहनत करना पड़ेगा पता है तुमको? कितना ज्यादा ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा उसको। तो ये माना जाता है लगभग 1 लाख, जो इसमें नई छोटी छोटी जो तुम्हारी कैपलीज वगैरह होती हैं, 1 लाख किलोमीटर समथिंग बढ़ जाती है। और उस 1 लाख किलोमीटर में ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट को कितना एफर्ट करना पड़ेगा। किसी ने 10 किलो गेन किया तो फिर सोच लो, है ना। इसीलिए जैसे जैसे बीपी डाउन होता जाएगा ना, हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ता जाएगा, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण है वेट लॉस। स्मोकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्विट द स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग, है ना, जब स्मोकिंग की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो जो सिगरेट के विक्रेता मतलब जो बेचते थे लोग, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुला के प्रचार करवाया करते थे कि साहब स्मोकिंग पीना मर्दानगी बढ़ाता है ना, क्षमता शरीर की बढ़ेगी। और बहुत सारे उस समय जो शोध भी हुए कि भाई कैंसर करता है, उसको दबा के रख लिए थे, बोलना मत, है ना, मार्केट स्ट्रेटेजी। फिर बाद में आखिर जब सच्चाई आई तो लोगों के पांव से जमीन खिसक गई। तो वही जो एडवर्टाइज करते थे बहुत से, तो वैसे भी निपट गए, है ना। तो इसलिए बहुत सारे ऐसा इतिहास में अगर आप देखोगे तो लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया गया है वैसे, बहुत सारा चीज, है ना। फिर इसके बाद आता है एल्कोहल। कुछ जगह ऐसी धारणा बनी कि भैया एल्कोहल जो है ये हार्ट के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। एल्कोहल को अवॉइड करना है, पीना नहीं है ना। तो वेस्टर्न फिलोसफर ने, मतलब जो फिलोसफर नहीं कहना, राइटर ने बोला कि भैया देखो क्या है कि वो लोग ठंड प्रदेश में रहते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप हमसे थोड़ा अलग है, समझ रहे हो ना। उनके आर्टरी का जो जो जीन होता है वो अलग तरीके का। तो उनके लिए तो ठीक है कि एक मॉडरेशन अमाउंट में ले सकते हैं, है ना, एक आध पैक। ये नहीं कि बोतल लेके घूमते रहने, बस उनके लिए भी ऐसा है। अपने यहाँ चूंकि जेनेटिकली हम लोगों का जो जो हार्ट की जो आर्टरी है बहुत पतली है, समझ लें। तो हम तो भाई एकदम मुहाने में खड़े हैं, हम तो ले ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा ही करेगा, ठीक है। आगे चल के चूंकि फैट का होता है तो तुम्हारा जो लिपिड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब होगा उसमें। तो अपन नहीं अब कर सकते इंडिया के मामले में, तो कभी यूज नहीं करने का। बाहर वाले ठीक है, उनका अलग है स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ वही वेस्टर्न कल्चर बोले, अरे वो तो ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं।
आचार्य हमारे नहीं बोलते कि देश भी महत्वपूर्ण है, प्रकृति भी महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो ना, इसीलिए बोला गया कि खान पान शरीर बहुत कुछ बदलाव आता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है, लिख लीजिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। इनमें पैसा नहीं लगता है वैसे, है ना, आजकल हालांकि लगता है अच्छा। योगा का तुम्हारा जो कोच होगा उसको ढूंढोगे तो उसको भी, है ना, फ्री वाली चीज अच्छी कहाँ रहती है आजकल, है। रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे आप अपन बात कर सकते हैं योगा के बारे में, है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है। और स्ट्रेस वगैरह की वजह से मान के चलो इंड्यूस्ड किसी को अगर हाइपरटेंशन इस टाइप की समस्याएं हो रही हैं तो उसमें ये काफी कारगर होगा, और इससे जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा वो भी डाउन होगा, तुम्हारा कम होगा, ठीक है ना। तो योगा काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है पोटेशियम रिच डाइट का प्रयोग करना, इंपॉर्टेंट है। क्या? पोटेशियम रिच डाइट का प्रयोग करना। अब इसके लिए कौन सा चीज खा सकते हैं? वेरी गुड, बनाना का प्रयोग करना, ठीक है ना। जैसे केले में पोटेशियम पाया जाता है ना, तो केला खाना अच्छी बात है। तो सोडियम को काउंटर करेगा कौन? पोटेशियम काउंटर करेगा, ठीक है ना। और लिपिड मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसके अलावा आप लिख लीजिए एक और 8 नंबर में लिपिड मैनेजमेंट। लिपिड मैनेजमेंट, है ना। जैसे कि, जैसे अपना रेड मीट वगैरह, ऑयली चीजों से परहेज करो, रेड मीट बिल्कुल यूज नहीं करने का, है ना। तो इन सब चीजों से अपन क्या कर सकते हैं, बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो बहुत कम हो शुरुआती स्टेज में, ठीक है ना। तो हम एक्सरसाइज, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, वेट लॉस, स्मोकिंग को अवॉइड करके, अल्कोहल को अवॉइड करके, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, पोटेशियम रिच डाइट का यूज करके, और साथ ही साथ लिपिड मैनेजमेंट करके हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नॉन फार्मेकोलॉजिकल हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। नॉन फार्मेकोलॉजिकल के पश्चात आप आ जाइए, प्रिंसिपल ऑफ फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो इसके बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा, लिखिए, नोट कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ, मैं भी लिख देता हूँ नहीं तो ऑनलाइन वालों को नहीं समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। बीपी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर पहले अपन देखते हैं कि बीपी होता के क्यों है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, ठीक है ना। तो बीपी के बारे में जैसे आप लोगों को पता ही होगा, बीपी जो है यानी ब्लड प्रेशर, दो महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखिएगा। एक होता है क्या? सीओ, और एक होता है टीपीआर। सीओ का मतलब होता है कार्डियक आउटपुट,
कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है ना। और टीपीआर का मतलब होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, सीओ इंटू टीपीआर। तो अगर अपन को बीपी निकालना हो तो बीपी इक्वल टू क्या होता है, सीओ इंटू टीपीआर। एक्चुअल में कार्डियक आउटपुट जो होता है इसका संबंध होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से, याद रखिएगा। सीओ रिलेटेड विद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब टीपीआर का संबंध किसके साथ होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डीबीपी जो लिखा हुआ है इसका मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आपको पता ही है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है अपना, सबको पता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है ना। फिर आगे अपन समझते हैं, कार्डियक आउटपुट और टीपीआर तो समझ में आ गया ना। कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में जो हार्ट के द्वारा ना कितना ब्लड पंप हो रहा है 1 मिनट में। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस तुम लोगों को हम अभी समझाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम, छोटा तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है डायग्राम, है ना। तो सपोज करो कि हार्ट के 2 चैम्बर होते ही है, सबको पता है, राइट एंड लेफ्ट चैम्बर। ब्लड सर्कुलेशन का तो पता होगा ना कि कहाँ से क्या चीज जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज कि ये कोई, मान के चलो एक डायग्राम पर बनाते हैं। ये हो गया तुम्हारा हार्ट, ठीक है ना। ये हो गया हार्ट। ये नीचे जाएगा, मतलब अपन समझाने के लिए बना रहे हैं ना। और एक तरफ क्या हो गया तुम्हारा, कलर अलग अलग अपन यूज करेंगे, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। एक तरफ हो गया ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है ना, ये समझ लो सही। एक तरफ क्या हो जाएगा तुम्हारा राइट हार्ट। अब देखो, होता क्या है कि जैसे अपन रेड वाला अपन जो देख रहे हैं ना, रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इधर से आ रहा है, ये भी आप समझ के चलिए, है ना, ये वाला। अब इसमें क्या होता है, एक एक कैपिलरी का कंसेप्ट आता है, पता है ना। आर्टरीज आर्टेरियोल में कन्वर्ट होगी, फिर वो आर्टेरियोल कैपिलरी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो अपन इसको समझते हैं थोड़ा सा, एक डायग्राम बना के। ये वाला देखिए, इसके समक्ष अपन ने ये वाला बना दिया। ठीक है।
समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये देखिए क्या है आपका, ये आपका पूरा लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका पूरा, है ना। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इधर का राइट वेंट्रिकल होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आप पढ़ते हो तो ऊपर ही छोटा सा जो बना हुआ है आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, लेफ्ट, सॉरी उड़ ही गया हाँ तो चलो दोबारा बना देंगे, समझने के लिए है, तो आपको ये समझ में आएगी, यहाँ से ऐसे ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है लेफ्ट एट्रियम है, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, चूंकि सबसे बड़ा बल्कि वही होता है, ठीक है ना। इसके जो ये जो मस्कुलेचर है काफी स्ट्रांग रहता है, ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो होती है ना, यहाँ पे काफी इसका असर होगा, ठीक है ना। अब ये लेफ्ट वाला जो होता है, इसमें भी आप देखो तो ऊपर ये जो है ना, ये मान के चलो यहाँ से बॉल छोटा सा हो जाएगा, तो ये राइट एट्रियम है ना, यहाँ से ब्लड वेसल ऐसे जाएंगे, ऐसा इसको ऐसे समझिएगा, है ना। अब ये राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि जैसे ही यहां से ब्लड आया कहाँ, राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है जैसे ही ब्लड, ठीक है ना। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर दो वॉल्व है एक्चुअल में, है ना। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा आपका, एओर्टा में जाएगा, ये एक्चुअल में आर्च ऑफ एओर्टा है, एओर्टा समझ के चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लड आएगा और इसकी वॉल पे, इस ब्लड के पुश होने की वजह से जैसे झटके से निकलेगा तो वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ब्लड कॉलम के द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, अब समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहां से देखिए, यहां से ये जो ब्लड आया पुश किया इसने, यहाँ यहाँ वॉल्व ओपन हो जाएंगे, है ना एक्चुअल में, ठीक है ना। वॉल्व ओपन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा वॉल्व ओपन हो जाएगा, नहीं तो रप्चर हो जाएगा हार्ट, समझ लो, वॉल्व ओपन नहीं होगा तो जब खून जाएगा दौड़ेगा ये ऑर्टा में, तो उसमें जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको सिस्टोलिक बोलेंगे। अब अपन ने यहाँ बनाया कैपिलरी, देख रहे हो, लाल वाला ये तुम्हारी आर्टरी, और इधर वाला जो डार्क कलर का है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये वेन वाला साइड है, ठीक है ना। तो यहाँ ये पूरा ब्लड जाएगा, ठीक है ना, ये आर्टेरियोल हो गया, यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ऑक्सीजन वगैरह रिलीज करेगा, और फिर यहाँ से ये ब्लड जो है, यहाँ से ब्लड आ गया तुम्हारे कहाँ, वेन्स में आ गया, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, जहां भी मान के चलो। और फिर इसके बाद ये ब्लड को सीधे ले जाके पुश कहाँ करता है, ये आपका जाएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पुश करेगा तो फिर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी तो आपको सबको पता ही है ना, क्या नेचर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है ना। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये मान लीजिए लंग हो गया, ठीक है ना। ये दो दो साइड के ऐसे दो लंग अपन समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ ये लंग में जाएगा, यहाँ से ब्लड पूरा ये लंग में गया, और लंग में भी ऐसे कैपिलरी का मैश वर्क होता है, समझ रहे हो। तो ये डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, लंग में ऑक्सीजनेटेड होगा, और फिर ये ब्लड जो होता है यहां से निकल के आएगा कहाँ, जो अपन पढ़ रहे थे लेफ्ट एट्रियम में, देख रहे हो ना। ये ब्लड फाइनली कहाँ पहुंच रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना साइकिल कैसी चल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, सिस्टो है ना, एओर्टिक सर्कुलेशन में गया, और ऐसे ग्रीन वाला देख लेना पूरा, उसको ट्रैक करते हुए जाओ, तो यहाँ से वो फिर परफ्यूज कहाँ जा रहा है, वेन में जा रहा है, और फिर वेनस रिटर्न होगा, ठीक है ना। तो राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा,
वहां से पुश पुश होके कहाँ जा रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये लंग है, ठीक है ना। लंग में जाएगा, लंग में ऑक्सीजनेट होकर के फिर से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। ये साइकिल, इसकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी लोगों को, है ना। अपन यहाँ बात कर रहे थे कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है। ये देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, आर्टेरियोल बोलते हैं इसको, है ना। इधर इसको क्या बोलेंगे, वेन्यूल बोलते हैं, वेन्यूल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, है ना। ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला जो सेगमेंट है, ये कैपिलरी है। क्या है ये, कैपिलरी है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही ब्लड ने पंप किया, मतलब हार्ट ने पंप किया, ब्लड इंजेक्शन हुआ, ये जाता है आर्टरी में और हार्ट फिर बंद भी होता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए जो वॉल्व है ये ऐसे खुलेगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको समझा दूं वॉल्व के हिसाब से। तो ये मान लीजिए वॉल्व यहाँ रहेगा, वॉल्व कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा बट ये समझ लो। तो ये वॉल्व जो है, यहाँ पर वॉल्व होता है, ठीक है ना, ये वॉल्व है, ये बीच में वॉल्व होता है ना। तो जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉल्व खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये वॉल्व जो है ओपन हो जाएगा, याद रखना ये वॉल्व है। और ब्लड जो है यहाँ आ जाता है। जब ये बंद हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा तो पीछे की तरफ ब्लड फ्लो होता है, समझ रहे हो ना। वो इसीलिए बंद हो जाता है कि फिर से हार्ट में वो चीज ना आ जाए। तो उस समय कुछ अमाउंट में ब्लड तो रहेगा ना उसमें, ब्लड कुछ अमाउंट क्या, पूरे ब्लड रहता है इधर। अब यहाँ आप आ जाओ, ये ब्लड यहाँ पर है, कहाँ पे है, आर्टरी में है। ये ब्लड अभी भी यहाँ पे है। और यहाँ जो आपको ये जो आर्टेरियोल दिख रहा है ना, इसकी वॉल भी क्या होता है कि ब्लड को आगे जाने से रोकती है, समझ रहे हो ना, आगे बढ़ने से रोकती है। तो इसीलिए अपन ने बोला कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो उस आगे बढ़ने से रोकने के दौरान जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस का ही पहले देख लेते हैं। मान लीजिए अब आर्टेरियल डायग्राम देखो, हमने कोई आर्टेरियो कॉन्स्ट्रिक्टर दवाई यूज की, ये आप देख रहे हो मैं जो बना रहा हूं इसमें, ये क्या है, आर्टेरियोलो कॉन्स्ट्रिक्टर। समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब हो रहा है, आर्टेरियोल को संकुचित कर रहा है। आर्टेरियोल को संकुचित करेगा तो क्या होगा, प्रेशर और बढ़ेगा। कौन सा प्रेशर बढ़ेगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने का क्या मतलब हो जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। और अगर यही कंडीशन मान के चलो हमने उल्टा कर दी, अब यहां हमने क्या किया कि ये आप देखो, अब यहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, हमने इसको और डायलेट कर दिया, ठीक है ना। हमने इसको क्या किया, और डायलेट कर दिया है, ये डायलेटर यूज कर दिया। मान लीजिए यहाँ से इसका पैसेज हो गया, ठीक है ना। ये आर्टेरियोलो डायलेटर हमने यूज कर दिया। क्या एग्जाम्पल देखते रहना, ये क्या आएगा आपका, आर्टेरियोलो डायलेटर। तो इससे क्या होगा, टीपीआर कम होगा। इससे क्या हो रहा था, टीपीआर बढ़ रहा था कॉन्स्ट्रिक्टर के द्वारा। टीपीआर जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा। टीपीआर जितना घटेगा उतना ज्यादा नहीं। टीपीआर के घटने का मतलब ये हो जाएगा कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं, देखो अपन ने पहले डायस्टोलिक पढ़ लिया, समझ रहे हो ना। तो मतलब वो परिस्थितियां जिससे वेन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, कैपिलरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, वो सब क्या बढ़ाएंगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाएंगी,
ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि शरीर के लगभग 50% आर्टरीज मतलब जो हो ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे, 50% रिलैक्स रहती है, तो मैनेज मैनेज रहता है। अब मान चलो आदमी बहुत स्ट्रेस में है, नाइट शिफ्ट काम कर रहा है, बॉस उसका जीना हराम कर दिया है, टास्क दिया है, वर्क लोड है, सो नहीं पा रहा है, अलग लेवल के स्ट्रेस। अब मतलब एम्प्लॉय की बात छोड़ी, स्टूडेंट है, कल एग्जाम है, रात भर भैया टेंशन में कैसा पेपर आएगा, रात रात भर जग के मतलब सुबह जाके एग्जाम दे रहा है, प्रेशर है, समझ रहे हो। अब अपन आगे पढ़ेंगे, ब्रेन का बहुत बड़ा लोचा है इसमें, है ना। क्योंकि ब्रेन जो है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक, वो सीधे एकदम रिलेटेड होता है इसके साथ। जब आप देखोगे उसकी सप्लाई होती है आर्टरीज के साथ, वेन्स के साथ, हार्ट के साथ कनेक्शन होगा, किडनी के साथ कनेक्शन होता है, समझ रहे हो ना। तो जब आप ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे तो संकुचित रहेगा, स्ट्रेस वहां पर भी होगा। कहाँ? आर्टेरियोल या वेन्स पे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, ध्यान में रखना हो। और खासकर इसमें आपको डायस्टोलिक वाला समस्या आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया सब डिटेल में। अपन ने अभी भी क्या क्या देखा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, ठीक है ना। और अपन ने देखा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कौन सा फैक्टर प्रभावित कर रहा है। हमने देखा कि अगर आर्टेरियोलो कॉन्स्ट्रिक्टर कोई चीज हो या आर्टेरियोलो डायलेटर कोई चीज हो, ये डायरेक्ट टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। डायलेटर होगा तो कम, कॉन्स्ट्रिक्टर होगा तो बढ़ेगा। ये मोटा मोटा समझ में आ गया ना। आगे तो दवाई आपको मेडिसिन अपन पढ़ेंगे ना तब समझ में भी आएगा, समझ रहे हो ना, इसलिए बेसिक आप लोगों को बताया जा रहा है इसमें, ठीक। अब दूसरा चीज आया कि अपन ने ये देखना है कि कार्डियक आउटपुट क्या बोला है ना। सीओ का मतलब क्या है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब यही कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है हार्ट। अब देखिए, कार्डियक आउटपुट किन चीजों पर निर्भर करता है। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम और एचआर। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम और दूसरा एचआर का मतलब हार्ट रेट। जितनी ज्यादा हार्ट रेट उतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट, उतना ही ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जितना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम उतना ही ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया ना। जितनी बार पंप करेगा, मान लो 70 वाला कर रहा है तो 5 लीटर, अब 140 हो गया तो डबल होगा ना, उसका प्रेशर बढ़ रहा है उसके ऊपर, है ना। और हार्ट की खूबी है कि जितना ज्यादा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड रहेगा उतना ज्यादा वो पावरफुल तरीके से उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को आगे पुश करेगा, ठीक है ना। हार्ट में बड़ी खूबी है कि कम हो या ज्यादा उस हिसाब से मैनेज एडजस्ट करता है। तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि ये भी जो चीजें होती है, तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया जैसे अपन ने पढ़ा है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, लिख लीजिए। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 3 फैक्टर होते हैं जो उसको प्रभावित करेंगे, ये टर्म याद रखिएगा। पहला आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। दूसरा टर्म आता है क्या, प्रीलोड। और तीसरा टर्म प्रीलोड को एक और टर्म यूज करते हैं, ईडीवी। ईडीवी का मतलब होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। और आफ्टर लोड, आफ्टर लोड का मतलब होता है टीपीआर, ऐसा समझ लेना, अपन टीपीआर पढ़े थे ना। तो टीपीआर
डायस्टोल के लिए भी होता है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। तो तीन चीजें अपन ने देखी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्री लोड, आफ्टर लोड। ठीक है ना, अब इसको अपन डिटेल से देखते हैं। थोड़ा सा अपन इसको डिलीट कर देते हैं, मतलब इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहां अपन बात कर रहे हैं, ये तीन चीजें अपन ने पढ़ी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज क्या आई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है ना। पहला क्या चीज आ रही है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है ना। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जितना ज्यादा संकुचित होगा वाइगरसली, उतना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा टर्म आइनोट्रोपिक ड्रग्स, सुने हो, आइनोट्रोपिक फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा नहीं? चलो, तो दो, एक टर्म आता है आइनोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है ना। आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो होती हैं वो दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड निगेटिव आइनोट्रोपिक, ठीक है ना। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का क्या मतलब है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, किसका, लेफ्ट वेंट्रिकल का। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, दैट मीन कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। और निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, संकुचन दर जो होती है या कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो कम होगी, हार्ट थोड़ा रिलैक्स रहेगा, समझ रहे हो। पिक्चर में देखते हो नहीं हो कि हीरोइन हीरोइन को देखा और दिल धड़कने लगा, दैट मीन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट हो रहा है वहां पे, ठीक है ना। और ब्रेकअप हो गया तो फिर निगेटिव वाला, ठीक। चल, तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो पॉजिटिव भी काम करती है, निगेटिव अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसको समझने के लिए आप इतना दिमाग में रख लेगा। फिर दूसरा चीज अपन ने पढ़ा कि भैया प्री लोड क्या चीज होता है। प्री लोड को एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। देखो, जैसे ही ब्लड, वो डायग्राम में दिमाग लगाओ, जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या पुश होके एओर्टा में जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होगा। अब थोड़ी देर का मतलब ये नहीं कि घंटे 2 घंटे रिलैक्स करेगा, इतने में अपन रिलैक्स हो जाएंगे, 0.8 सेकेंड में सब कुछ हो रहा है वहां पे। अब जैसे ही वो रिलैक्स करेगा मतलब डायस्टोलिक फेज आ गई, उस समय जो ब्लड जो ऊपर का होता है ना वो नीचे आता होता है, ठीक है ना। कहाँ पर, तुम्हारा एट्रियम से वेंट्रिकल वाला, ठीक है ना। तो उस समय जो वॉल्यूम रहेगा ना उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब जितना ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रहेगा उतना ज्यादा पुश करेगा वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में, जितना कम रहेगा उतना कम पुश करेगा वो खून। तो इट मीन ध्यान रखना कि प्री लोड अगर ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा रहेगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। बस टेक्निकल चीजें समझने के लिए कि जैसे कई टर्म है यार, प्री लोड बढ़ गया तो मेरी प्री लोड का चीज होती है, कोई ऐसी बड़ी बल्ला नहीं है प्री लोड, है ना। तो लिखना चाहो लिख लो, लोड ऑफ ब्लड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ डायस्टोल, लोड ऑफ ब्लड, लिख लो, लोड ऑफ ब्लड या वॉल्यूम ऑफ ब्लड कह सकते हो, प्रेजेंट एट एंड ऑफ
डायस्टोल। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं बिफोर सिस्टोल, ठीक है ना। सिस्टोल के पहले जितना ब्लड ब्लड रहेगा उतने ज्यादा उसमें क्या कहेंगे कि कार्डियक आउटपुट होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? अगर किसी को समझ में ना आए तो बता देना, क्योंकि टेक्निकल चीज है सब, है ना। इसके बाद होता है, अपन ने पढ़ा कि भैया आफ्टर लोड भी है, यहाँ पर है ना, अपन ने पढ़ा तीसरा फैक्टर, अपन ने पढ़ा कि भैया आफ्टर लोड है, ठीक है ना। तो आफ्टर लोड में ध्यान में रखिएगा, ये टीपीआर से गवर्न होगा, ठीक है ना, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, प्री लोड जो अपन ने पढ़ा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो प्री लोड अपन ने पढ़ा ना ऊपर, ये सेकंड नंबर पे, ये भी तीन चीजों पर डिपेंड करता है। प्री लोड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द थ्री मेजर फैक्टर्स, ठीक है ना। और कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर ये डिपेंड कर रहा है, रेड कलर का अपन बना लेंगे तो तुम लोगों को थोड़ा ये समझ में आएगा। ये हुआ ना, पहला फैक्टर है डिपेंड्स अपॉन वेनो मोटर टोन। तो वेनो मोटर टोन दो तरीके की हो सकती है, या तो डायलेटर हो सकती है या कॉन्स्ट्रिक्टर हो सकती है। या इसमें डायलेशन होगा या कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। अब डायग्राम में जाओ जो तुम लोगों ने बनाया होगा, लेफ्ट साइड में अपन ने बनाया था वेन वाला, है ना। तो जैसे हमने आर्टेरियोल पढ़ा था, वैसे उधर वेन है। अब उधर देखो क्या हो रहा है कि इधर से खून गया, रेड रेड वाला, ऑक्सीजनेटेड। वेन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके फिर से हार्ट में पहुंचा देना। अब वहां पर उसकी टोन क्या हो गई, बढ़ गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। तो क्या पूरा का पूरा ब्लड वहां पे जाएगा हार्ट में? नॉर्मली नहीं जाएगा। यानी कि जो उसका वेनस रिटर्न है वो क्या होगा, कम होगा। वेनस रिटर्न कम होगा तो भैया जो तुम्हारा सेकंड वाला अपन प्री लोड पढ़ रहे थे, वो क्या होगा, कम होगा। और जब वो प्री लोड कम होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। ऐसा थोड़ा लॉजिक लगाओ, समझ रहे हो ना। अपोजिट हो जाए, डायग्राम पे ध्यान में रखना कि वो डायलेट हो गया, आसानी से इधर से खून आया और इधर से एकदम पास होकर सीधे चला जाए, कोई अवरोध नहीं। एंड मतलब उसका जो वेनस रिटर्न है वो बढ़ जाएगा, राइट एटीएम में खून बहुत तेजी के साथ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या प्री लोड बढ़ जाएगा। अब प्री लोड बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। कम होगा तो कम होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये ध्यान में रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। डायग्राम पे जाना इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन में नहीं वो आ रहा है, तुम लोगों ने बना लिया, उसमें मैं बता रहा हूँ, समझ लेना उसको। तो दूसरा चीज आगे आ जाएगा क्या, ब्लड वॉल्यूम। मान के चलो कोई ऐसी कंडीशन आ गई, कोई पैथोलॉजी ऐसा डेवलप हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है अचानक, है ना। तो ब्लड वॉल्यूम अपन ने पढ़ा था कार्डियक आउटपुट से संबंधित है, तो बढ़ेगा ही सही, है कि नहीं। और तीसरा चीज होता है डायस्टोलिक ड्यूरेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। डायस्टोलिक ड्यूरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, ये ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा हार्ट रेट होगा उतना ही कम हार्ट को रिलैक्स करने का टाइम बचेगा। ध्यान रख, समझ में आ रहा है ना। हार्ट रेट ज्यादा तो डायस्टोलिक ड्यूरेशन कम, हार्ट रेट कम तो डायस्टोलिक ड्यूरेशन बढ़ेगा। तो समझ में आ गया ना। हार्ट रेट अगर ज्यादा रहा है तो डायस्टोलिक ड्यूरेशन कम होगा। अब कम ड्यूरेशन का मतलब है तुम्हारा प्री लोड कम होगा उसका, ठीक है ना। लेकिन प्री लोड जरूर कम, मतलब सॉरी, हार्ट रेट जब ज्यादा होगा तुम्हारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ना, इसका मतलब ये हो जाएगा, है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा डायस्टोलिक ड्यूरेशन भी तुम लोग 3 फैक्टर पर समझ में आ गया ना, वेनो मोटर, टोन, ब्लड वॉल्यूम और डायस्टोलिक, समझ में आ गया ना। कॉन्ट्रेक्टिलिटी में आप याद रखिए कुछ ड्रग ऐसी होती है जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होती हैं, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो निगेटिव आइनोट्रोपिक होती हैं। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक वाली ड्रग क्या करेंगी, कॉन्ट्रेक्टिविटी बढ़ाएंगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। निगेटिव वाली जस्ट अपोजिट। प्री लोड का मतलब आपको समझ में आ ही गया है ना, बिफोर सिस्टोल जो ब्लड होता है वो है। तो ये भी अगर ज्यादा होगा तो बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट। और आफ्टर लोड टीपीआर, टीपीआर जितना ज्यादा बढ़ेगा ब्लड प्रेशर भी उतना बढ़ेगा। ठीक है ना, इतना अभी तक समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। ठीक, अब तुम लोग एक टेस्ट ले लीजिए, तुम लोग बताओ क्या क्या समझ लिए, है कि नहीं। चलो अब ये बताओ तुम लोग, नॉन फार्मेकोलॉजिकल में मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्विक क्विक जल्दी जल्दी बताओ। और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइज, एल्कोहल रिस्ट्रिक्शन, पोटेशियम इनटेक को इंक्रीज करना। यस। हम्म। और बताइए बीपी बताओ कैसे अपन मेजर करते हैं, फार्मूला बताओ। अपान नहीं हो मतलब वो तो ठीक है, मतलब बीपीए होगा, अपन सीओ इंटू टीपीआर की अपन बात कर रहे हैं। हम्म। कार्डिक आउटपुट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट, गुड। चलिए ठीक है। और टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन बताइए। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, प्राइमरी वाला होता है, सेकेंडरी सेकेंडरी वाला होता है, सेकेंडरी वाला, प्राइमरी वाला होता है। चलो ठीक है। तो अब तक अपनी ये बेसिक बेसिक चीजें हुई है ना। हम लोगों ने पढ़ा कि हाइपरटेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ बोलो। देखो जो टीपीआर का जो अपन मैनेजमेंट देखते हैं वो आर्टरी की तरफ से दिमाग लगाओ जाएगा, क्योंकि इधर अगर हो जाएगा ना भैया उसमें एंड, उसमें वेनस रिटर्न देखते हैं, क्योंकि वेनस रिटर्न जितना प्रोफ्यूज डायलेट होगा, जितना ज्यादा वो वेनस रिटर्न जाएगा उतना ज्यादा वो रहेगा, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ वही बता रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ तुमको कि जो जो अपन टीपीआर निकालते हैं वो आर्टरी वाला रहे, क्योंकि अपन बीपी कहाँ मेजर कर रहे हैं, वेन में थोड़े ना कर रहे हैं, वेन से हमको क्या लेना देना है, अपन आर्टरी पे ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसा है। चलो, तो अपन ने देख लिया कि हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है ना, मोटा मोटा अपन ने चीज समझ ली। इसके अलावा अपन ने और भी चीजें देखी थी, है ना, कि वास्कुलर रिमॉडलिंग क्या है, टारगेट ऑर्गन डैमेज, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना, ओवर एक्टिविटी, ओवर फायरिंग हो न्यूरॉन। ये अपन शुरुआत में जब ड्रग पढ़ेंगे तो सिंपैथोलाइटिक ड्रग से ही शुरुआत करेंगे, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स क्या कैसे होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद तुम्हारे किडनी का अपन ने पढ़ा था, रास वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, नेवर फॉरगेट, है ना। तो ये सब चीजें अपन ने देखा। फिर यहाँ पर आ रहा है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ हाइपरटेंशन, जो आप लोगों ने पढ़ा उसको एक बार समरी करके है, पूरा चीज है, ठीक है ना, इसको देख सकते हैं। ये माइंड मैप है आपके, हम डाल देंगे ग्रुप में भी, तो पढ़ने के काम में थोड़ा अच्छा रहेगा। हम्म। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्डियक आउटपुट का जिक्र हो ही रहा है कि नहीं। अब कार्डियक आउटपुट संबंधित हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, है ना, वॉल्यूम इन सब चीजों से। तो हार्ट रेट जो है, इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज वेनस रिटर्न, इन दोनों चीजों की वजह से क्या हो रहा है, बीपी तो बढ़ेगा ही सही, है कि नहीं। और स्ट्रोक वॉल्यूम में देख लीजिए, बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, ऐसा अपन पढ़ चुके हैं, है ना।
इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज वेनस रिटर्न है एक्चुअल में, RETURN कर लेना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो बीपी बढ़ेगा। इसके बाद किडनी का रोल देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, रीन्स या किडनी, है ना। कितने नेफ्रॉन होते हैं किडनी में वैसे? यस, पर किडनी 1.2 मिलियन पर किडनी, मतलब 12 लाख के आसपास लगभग एक किडनी में होते हैं, सोचो इतनी बारीक चीज है उसमें। और उसमें अपन सिर्फ एक नेफ्रॉन में देखोगे तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को समझाने की अपन कोशिश किए, ठीक है ना। तो इसमें भी आप देख लो कि जैसे ही, ठीक है ना, स्विच हो जाएगा तुम्हारा क्या, अब ये स्विच कैसे होगा? अब मान के चलो कि जो किडनी की सप्लाई होती है, एफरेंट इफरेंट आर्टेरियल दिमाग में कुछ चल रहा है, वही खून लेके जाएगा। अब मान के चलो वहां पर प्रोफ्यूजन कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, मान के चलो एथिरोमा डेवलप हो जाए किसी आर्टरी में, होता है ये, समझ रहे हो ना। तो जब सप्लाई कम हो जाएगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर ये काम चालू कर देगा, इंक्रीज रेनिन प्रोडक्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। एंजियोटेंसिन 2 बनता है ना, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2, है ना। और फिर इसके बाद देखिए एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन होगा तो इंक्रीज हार्ट रेट, वेनस कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन भी करता है, ठीक है। सोडियम वाटर रिटेंशन, सोडियम वाटर रिटेंशन होगा तो फ्लूइड बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी तो बढ़ेगा ही, तय बात। फिर इसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक आउटफ्लो, इसको अपन लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डायग्राम के सहित तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे तुम लोगों ने अगर ब्रेन पढ़ा हो, अगर इधर है इस पे थोड़ा सा मैं समझा दूं तुम लोगों को। जैसे मान के चलिए क्या होगा, लेट्स सपोज ये ब्रेन हो गया ना, ब्रेन अच्छे से बन जाए तो ब्रेन, तो यहाँ पर जब आप देखते हो ट्रैक्ट होते हैं ना, मिड ब्रेन से लेकर के तुम्हारे मेडुला, है ना, इस तरीके का न्यूरॉन्स का पूरा एक जाल बिछा होता है, ठीक है ना। और यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, अगर याद आ रहा हो, प्री सिनेप्टिक और इसके आगे वाला पोस्ट सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है ना, प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा पोस्ट सिनेप्टिक या गैंग्लियन अपन बीच में होता है, ठीक है ना। अब ये जो होता है फाइबर निकल के, ये आर्टरी में भी जुड़ेगा, हार्ट की वॉल को भी सप्लाई करेगा, किडनी से भी टच में रहेगा, समझ रहे हो ना। और अलग अलग अपन में पढ़ेंगे कि जो तुम्हारा नॉर एड्रिनलिन, सेरोटोनिन, इनका क्या रोल होता है और दवाइयाँ कैसे काम करती है। अभी इसमें मजा नहीं आएगी, इस डायग्राम में सिर्फ आपको सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अपन इसका डायग्राम बना के और पर्टिकुलरली कहाँ जाके कैसे काम करता है, मैकेनिज्म क्या है, वो अपन समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, समझ रहे हो ना। तो तब आपको क्या है ना कि ड्रग की मैकेनिज्म पता चल जाएगी, कि जैसे मान के चलो कि किसी ने बोला भाई गैंग्लियोनिक ब्लॉकर दवाई दे रहे हैं, तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर क्या करेगा, ये जो गैंग्लिया है तुम्हारी, ये क्या है, ये तुम्हारे गैंग्लियन है मान के चलो, है ना? ये पूरा ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक करने का मतलब है कि जो दिमाग से इंपल्सेस निकल रही है ऑर्गन तक पहुंच नहीं पा रहे, समझ रहे हो ना। एक इस लेवल पे हो सकता है, एक क्या होगा तुम्हारे, जो तुम्हारी जो क्या नसी की लास्ट में जो एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग को ही ब्लॉक कर देता है। इस टाइप की दवाइयां भी होती हैं। हाँ, जैसे अपन कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे रेसरपिन दवाई बहुत फेमस दवाई है ना। तो रेसरपिन दवाई कैसे काम करती है, अभी आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा लेकिन एक्चुअल नहीं पता होगा कैसे काम करता है।
तो अपन ये भी देखेंगे। तो वही हम बता रहे हैं कि बहुत जबरदस्त कनेक्शन है इसका। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरा डायग्राम बना के इस चीज को देखेंगे, ये तो सिर्फ समझने के लिए। हाँ, रेसरपिन वत्सनाम में नहीं, सरपेंटीन, सरपेंटीन रेसरपिन सरपेंटीन की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, उसमें भी रेसरपिन निकलता ना। तो उसकी दवाई बीपी के लिए अपन यूज करते हैं, बट उसकी कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन है, बहुत खतरनाक है भैया, मैं बताऊंगा तुम लोग को खुद मजा आ जाएगा। वो पूरा ब्लॉक करके रख देता है। माओ जो होता है इन्हिबिटर, उसके इंतजार में बैठा रहता है कि बेटा तू निकल, बाहर देश से निकलेगा तेरे को नष्ट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। और उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेशन में चला जाता है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेशन में जाएगा, तो भैया आदमी भी डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है उसमें। इसलिए लॉन्ग टर्म यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अपन उसको समझेंगे, देखेंगे जब अपन पढ़ेंगे इसको, बस ये तो मोटा मोटा समझ लेना, उसमें आएगा। तो चलिए, तो सिंपैथेटिक वाले में देखो, इंक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, समझ रहे हो, स्विच ऑन कर दिए, करंट जा रहा है जा रहा है, फायरिंग चालू है ना। तो इसकी वजह से देखो हार्ट में जाएगा, तो हार्ट स्मूथ मसल्स हैं, इफेक्टर ऑर्गन होगा तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, है ना। जैसे अपन बता रहे थे, किसी को देखा और दिल धड़कने लगा, इस टाइप वाली बात। तो इसमें भैया नॉर एपिनेफ्रिन का रोल है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आ, तुम जाते हो बाइका के लिए, बाइक में तुम बैठे हैं, सब ताके हैं, और बेटा तुम्हें आज पूरी व्यवस्था करते हैं। देखो, परीक्षा सबको डर लगता है, ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, सबको डर लगता है। बट थोड़ा जाओगे, बट नॉर्मलाइज हो जाओगे, मतलब तुम ना अनुकूलित हो जाते हो एक आध मिनट में, ठीक है, धड़कन तुम्हारी सेटल हो जाएगी। कुछ लोगों का तो भैया धड़कता ही रहता है एकदम से, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो जाती है, कि बोलना कुछ और था, मुंह से निकल कुछ और रहा, कंट्रोल ही नहीं रहता है बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को फिर थोड़ा सीडेट करके भेजते हैं, आराम से जाना एकदम से शांति से भाई, है ना। तो इनके लिए फिर अपन कुछ अल्फा बीटा ब्लॉकर टाइप का जुगाड़ लगाएंगे, कि आराम से कम से कम जाके शांति से बैठेगा वहां पे जाके, ठीक है ना, होता है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद है वेनस कंस्ट्रिक्शन वगैरह अपन पढ़े थे, वेना मोटर टोन, तो सब नर्वस नर्व का ही रोल होता है उसमें, ठीक है ना। फिर इसके बाद है नॉर एपिनेफ्रीन, और एपिनेफ्रीन रिलीज होता है, तो एसबीआर बढ़ाएगा, सोडियम जो है तुम्हारा वो आउटफ्लो उसका बढ़ जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ेगा। ये सब अपन डिटेल में समझेंगे नर्वस सिस्टम वाला रोल नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसको डायग्राम बना के ही समझाना पड़ेगा, अब बोलने से तुम्हारे इतने पल्ले नहीं पड़ेगा। उसको पूरा एक एक ऑर्गन में जाके कैसे काम हो रहा है, और थोड़ा माइन्यूट लेवल पर देखना पड़ेगा कि जो नर्व जंक्शन होते हैं तुम्हारा प्री पोस्ट सिनोप्टिक के बीच में, किस तरीके से वहां पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो कल के लेक्चर पर भगवान ने, कल तुम्हारा टेस्ट है कितने बजे? मैं लेने को तो सचिन बोल रहा था। अरे यार तुम फंसा दी, तुमने, किसी ने ये बोला था कि वो सचिन सर लेने वाले हैं, तो हमने सोचा कि मंगल बुद्ध को ले लेंगे। है तुम्हारे नीचे की किसी ने बोला है? तो फिर ले लेंगे, कोई नहीं, 25-50 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा था, मैं इसलिए बता रहा हूँ तुमको। मैं सोचा कि मंगल बुद्ध को होगा तो आराम से देंगे फिर, पर कल ही ले लेते हैं, अभी अपने पास समय है, कल ही अपन टेस्ट ले लेंगे, अच्छे काम में देरी क्यों करें, ठीक है ना। पढ़ के आओ, पूरा है ना मतलब सिलेबस। हाँ, 27 है पूरा, जितना अपन पढ़े हैं सारा। हाँ, तो मतलब 12 के आगे से, 13 से अपन ले करके 28 तक ये रहेगा, महाकसाय आएंगे, ठीक है। महाकसाय रहेंगे, मूल नहीं, फल नहीं, ये तो मतलब अग्रय द्रव्य, ये तो एपीसी है, तो आएगा से, ठीक है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तैयारी करके आओ, और फिर इसको अपन देखेंगे, कंटिन्यू इसको करेंगे, ठीक है ना। और प्रीवियस वाला तुम लोग इसका पढ़ लिए क्या, क्या कहते हैं,